आज हम लोग इस वीडियो में पीटी 365 का इंटरनेशनल रिलेशंस देखेंगे। और बेसिकली जो पीटी 365 में इंटरनेशनल रिलेशंस का जो कंटेंट दिया, उन कंटेंट के बेस पे एमसीक्यू को तैयार किया गया है, जो आपके यूपीएससी प्रीलिम्स 2024 के लिए बहुत ही ज़्यादा ये यूजफुल होने वाला है। बात करें हम लोग यहाँ पर कि ये जो क्वेश्चंस इसमें जो दिए हुए हैं, क्वेश्चंस 2023 में जिस पैटर्न पे यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है, उन क्वेश्चंस के आधार पे इनको तैयार किया गया है। तो मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है कि डायरेक्टली इन क्वेश्चंस को आपके एग्जाम्स में पूछा जा सकता है। बेसिकली करंट अफेयर्स बेस्ड है। और बात करें हम लोग कि अदर सब्जेक्ट से वीडियो का, तो जैसे कि साइंस टेक हो गया, इन्वायरमेंट हो गया और इकोनॉमी हो गए, तो इन सब की वीडियो आपके एमसीक्यू का जो क्वेश्चंस हैं वो आपके नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, वहाँ से लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन से। ये आपके तीन यहाँ पे स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं: स्पेयर फिशिंग, स्मैशिंग और स्पैम मॉफलेज। ये तीन वर्ड्स हैं यहाँ पे, ठीक है। इनसे रिलेटेड तीन सेंटेंस दिए हुए हैं। आपको बताना है यहाँ पे कि कितने सेंटेंसेस जो हैं, स्टेटमेंट्स जो तीन हैं, वो कितने आपके करेक्ट नहीं है, नॉट करेक्टेड है। एक क्वेश्चन में पूछा है। चलिए फर्स्ट देखते हैं यहाँ पे कि स्पेयर फिशिंग इज ए हाईली पर्सनलाइज्ड फॉर्म ऑफ ईमेल अटैक। मतलब स्पेयर फिशिंग जो है ईमेल हमले का एक अत्यधिक व्यक्तिकृत रूप है। ये फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट स्टेटमेंट। सेकेंड स्टेटमेंट की बात करें यहाँ पे, स्मैशिंग इज अ सोशल इंजीनियरिंग अटैक यूजेज साइकोलॉजिकल मैनिपुलेशन एंड एक्सप्लॉइट्स ह्यूमन एरर। मतलब स्मैशिंग एक सोशल नेटवर्किंग हमला है, मनोवैज्ञानिक हेरफेर का उपयोग करता है और मानवीय त्रुटि का क्या करता है, फायदा उठाता है। ठीक है। बात करें यहाँ पे स्पैमोफ्लेज के बारे में, तो स्पैमोफ्लेज एक व्यापक ऑनलाइन चीनी स्पैम ऑपरेशन था, जो बेसिकली चीन के क्या करता था, प्रशंसा करता था, और अमेरिका, पश्चिमी विदेश नीतियों और चीनी सरकार के आलोचकों की क्या करता था, आलोचना क्या पोस्ट करता था। ये तीन स्टेटमेंट है। यहाँ बताने हैं आपको कि इन तीनों में से कितने सही नहीं है। बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा। यदि आपने ऑलरेडी इस मैगजीन को पढ़ा होगा तो आंसर बताइए। चलिए आंसर देखते हैं हम लोग। आंसर है इसका डी। आंसर क्या है, डी। ठीक है। क्यों डी है यहाँ पे, क्योंकि हाउ मेनी स्टेटमेंट्स आर गिवन आर नॉट करेक्ट। यहाँ पे पूछा है कि कितने स्टेटमेंट्स जो दिए हुए सही नहीं है, तो यहाँ पे तीनों के तीनों स्टेटमेंट्स क्या है, आपके करेक्ट है। ठीक है। आंसर आपका क्या होगा, डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, एक्चुअली इसके डिस्क्रिप्शन की बात करें यहाँ पे, तो स्पेयर फिशिंग के बारे में बात करें यहाँ पे कि 50% ऑफ इंडियन फर्म्स आर विक्टिम ऑफ स्पेयर फिशिंग इन लास्ट 12 मंथ, सो डेटा। ये डेटा के अनुसार, आंकड़ों के अनुसार पता चलता है कि 12 महीने में 50% जो है भारतीय कंपनियां स्पेयर फिशिंग का क्या हुई हैं, शिकार हुई हैं। बात करें यहाँ पे कि स्पेयर फिशिंग इज ए हाईली पर्सनलाइज्ड फॉर्म ऑफ ईमेल अटैक। ये सेंटेंस हमने वहां पे यूज किया था आपके क्वेश्चन। ईमेल के माध्यम से हत्या हमले का एक अत्यधिक पर्सनलाइज्ड क्या है, रूप है। स्पेयर फिशिंग ईमेल्स ट्राई टू स्टील, चुराता है, क्या चुराता है, सेंसिटिव इंफॉर्मेशन सच एज लॉगिन क्रेडेंशियल्स एंड फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, विच इज देन यूज टू कमिट, क्या करता है, फ्रॉड, आइडेंटिटी थेफ्ट और अदर क्राइम्स। बात करें यहाँ पे कि संवेदन क्या क्या इसके मदद से क्या क्या चुराया जा सकता है, चुराने का प्रयास होता है। संवेदनशील जानकारियां जैसे कि लॉगिन आईडी और वित्तीय क्या जानकारियां। इस जानकारी का उपयोग कहाँ पे करते हैं, तो धोखाधड़ी में, आइडेंटिटी की चोरी में और अन्य अपराध करने के लिए उसका उपयोग क्या किया जाता है। क्लियर है यहाँ पे। स्मैशिंग की बात करें यहाँ पे, तो इंडियन साइबर एजेंसी वार्न्ड अगेंस्ट अ न्यू स्कैम कॉल्ड स्मैशिंग।
भारतीय साइबर एजेंसी ने स्मिशिंग नामक एक साइबर क्राइम के प्रति क्या किया, सचेत किया। स्मिशिंग इज a social engineering attack uses psychological manipulation and exploit human error। क्लियर है? यूज क्या करता है ये, यूज फेक मोबाइल टेक्स्ट मैसेजेस टू ट्रिक पीपल इनटू डाउनलोडिंग मॉलवेयर, शेयरिंग सेंसिटिव इंफॉर्मेशन, सेंडिंग मनी टू साइबर क्रिमिनल्स। क्लियर है? यहाँ पे बात करें कि ये क्या करते हैं, लोगों को फेक मोबाइल टेक्स्ट संदेशों का उपयोग किया जाता है इसमें, और लोग इन संदेशों के धोखे में आकर क्या करते हैं, मालवेयर को डाउनलोड कर लेते हैं, जिससे क्या होता है कि जो उनकी संवेदनशील जानकारियां होती हैं और साइबर क्राइम्स जो है, क्रिमिनल्स हैं, उनको पैसे क्या इसके थ्रू भेज जाते हैं। क्लियर है? यहाँ पे बात करें यहाँ पे फ्लू हॉर्स। फ्लू हॉर्स एक क्या है, एक न्यू एंड्रॉयड मालवेयर नॉन एज फ्लू हॉर्स हैज बीन डिस्कवर्ड। ठीक है, एक बेसिकली क्या है, एक नया एंड्रॉयड मालवेयर है। ये क्या करता है, टारगेट यूजर्स विथ मैलिशियस ऐप, एक मैलिशियस ऐप के थ्रू, मतलब क्या, ऐसा ऐप जिससे क्या होता है, मतलब उसको लोग डाउनलोड करते हैं, जिससे कारण क्या होता है, बहुत सारी जो इंफॉर्मेशंस हैं वो उनके जो हैकर्स हैं उनके पास पहुंच जाती हैं। क्लियर है? स्पैमोफ्लेज की बात करें यहाँ पे कि मेटा हैज टेकन थाउजेंड्स ऑफ फेसबुक अकाउंट दैट वेयर पार्ट ऑफ अ कैंपेन नोन एज स्पैमोफ्लेज। मतलब मेटा ने हजारों ऐसे फेसबुक अकाउंट हटा दिए हैं जो स्पैमोफ्लेज नामक अभियान का क्या थे, हिस्सा थे। स्पैमोफ्लेज था क्या बेसिकली, द स्पैमोफ्लेज वाज अ वाइड स्प्रेड ऑनलाइन चाइनीज स्पैम ऑपरेशन पोस्टेड पेज फॉर चाइना एंड क्रिटिसिज्म ऑफ क्या, यूएसए, वेस्टर्न फॉरेन पॉलिसीज एंड क्रिटिक्स टू चाइनीज गवर्नमेंट। बात करें यहाँ पे कि स्पैमोफ्लेज जो है एक व्यापक ऑनलाइन चीनी स्पैम ऑपरेशन था, जिसमें क्या किया, चीन की प्रशंसा करता था, अमेरिका और पश्चिमी विदेश नीतियों और सरकार के जो आलोचक थे उनके विरोध में क्या वो पोस्ट करता था। ठीक है, रसिया ने भी एक ऐसा ही किया था, जिसका नाम क्या था, डोपेल गैंगो। ठीक है फ्रेंड्स, लगता है कि ये वीडियो और ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए यूजफुल हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। यूएन, यहाँ पे भी क्या तीन स्टेटमेंट्स आपके दिए हुए हैं, यहाँ पे बताना है आपको कि करेक्ट कितने स्टेटमेंट्स करेक्ट है। ठीक है, बात करें फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ पे कि यूएन इज एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हुज प्राइमरी रोल टू मेंटेन वर्ल्ड पीस, सिक्योरिटी एंड इंटरनेशनल ट्रेड। संयुक्त राष्ट्र एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसकी प्राथमिक भूमिका क्या है, विश्व शांति में, सुरक्षा में और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बनाए रखना है। ये पहला कथन है। दूसरा कथन, सेकेंड स्टेटमेंट है कि इंडिया इज नॉट अ फाउंडिंग मेंबर ऑफ यूएन। इंडिया संयुक्त राष्ट्र का संस्थापक सदस्य नहीं है। ये दूसरा कथन है। तीसरा कथन की बात करें यहाँ पे कि प्रिंसिपल ऑर्गन्स ऑफ यूनाइटेड नेशन के जो प्रिंसिपल ऑर्गन्स हैं क्या क्या है, जनरल असेंबली, सिक्योरिटी काउंसिल, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, सेक्रेटरिएट, ट्रस्टीशिप काउंसिल और इकोनॉमी एंड सोशल काउंसिल। ये प्रमुख अंग हैं। बात करें यहाँ पर प्रमुख, महासभा, सुरक्षा परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, सचिवालय, ट्रस्टीशिप परिषद, आर्थिक और सामाजिक परिषद। यहाँ बताना है कि आपके कितने स्टेटमेंट्स, यहाँ पे तीन स्टेटमेंट्स हैं, एक सही है आपका। बताइए, आपने ऑलरेडी पढ़ा होगा, और जिन्होंने अब इस मैगजीन को नहीं पढ़ा तो वो अपने स्टैटिक पोर्शन में जाकर के यदि आपने पढ़ा होगा तो आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आंसर क्या होगा, आंसर है आपका क्या, ए। सिर्फ यहाँ पे एक स्टेटमेंट आपके करेक्ट।
वो स्टेटमेंट कौन सा है जो करेक्ट है, बताइए। वो स्टेटमेंट आपका है कौन सा? फर्स्ट रॉन्ग है, सेकेंड भी क्या है, रॉन्ग है, थर्ड करेक्ट। फर्स्ट रॉन्ग क्यों है? क्योंकि यहाँ पे इंटरनेशनल ट्रेड की बात नहीं होती, ठीक है, यहाँ पे इंटरनेशनल ट्रेड की बात नहीं होती। सेकेंड सेकेंड बात करें, यहाँ पे सेकेंड स्टेटमेंट करेक्ट क्यों नहीं है? क्योंकि इंडिया क्या है, इंडिया फाउंडिंग मेंबर है यूएन का, तो यहाँ पे नॉट लगा है, इसलिए ये सेंटेंस क्या होगा आपका, स्टेटमेंट रॉन्ग होगा, और थर्ड आपका करेक्ट। ठीक है, चलिए डिस्कशन देखते हैं यहाँ पे। ये यूनाइटेड नेशंस टॉपिक था विजन 365 का। न्यूज में क्या हो रहा है कि ड्यूरिंग द 49th ग्रुप ऑफ 7th जी समिट इंडिया क्वेश्चन यूनाइटेड नेशन एबिलिटी टू इफेक्टिवली प्रिवेंट कॉन्फ्लिक्ट्स। भारत ने ग्रुप 7 की 49वीं बैठक के दौरान कन्फ्लिक्ट या संघर्षों को प्रभावी तरीके से रोकने के लिए जो यूनाइटेड नेशन संयुक्त राष्ट्र है उसकी क्षमता पर क्या हुआ, सवाल उठाया। बात करें यहाँ पे यूनाइटेड नेशंस का, तो यूनाइटेड नेशन का जो हेडक्वार्टर कहाँ पे है, न्यूयॉर्क यूएसए में। कब स्थापना किया था, 1945। ठीक है, बात करें यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन कुछ प्राइमरी रोल इज टू मेंटेन वर्ल्ड पीस, क्या करना, विश्व शांति और सिक्योरिटी, सुरक्षा। मतलब इसका प्रमुख जो कार्य है विश्व में शांति और सुरक्षा बनाए रखना है, और वहां पे हमने क्या ट्रेड भी यूज किया था। क्लियर है? सदस्यों की बात करें तो टोटल कितने, 193 मेंबर्स हैं, जिसमें इंडिया क्या है, इंडिया फाउंडिंग मेंबर ऑफ यूएन है। भारत क्या है, भारत संयुक्त राष्ट्र का संस्थापक सदस्य है। क्लियर है? यहाँ पे प्रिंसिपल ऑर्गन्स की बात करें यहाँ पे, तो कौन कौन से प्रमुख होंगे, जनरल असेंबली, सिक्योरिटी काउंसिल, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, सेक्रेटरिएट, ट्रस्टीशिप काउंसिल एंड इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। प्रमुख अंग की बात करें, महासभा, सुरक्षा परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, सचिवालय, न्यास परिषद या ट्रस्टीशिप काउंसिल, और आर्थिक और सामाजिक परिषद। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। सेकंड क्वेश्चन है आपका यहाँ पर कि सस्टेनेबल फाइनेंस या सतत वित्त, ठीक है, सस्टेनेबल फाइनेंस ब्रिजिंग द गैप इन एशिया एंड पैसिफिक, रिपोर्ट लॉन्च्ड बाय द यूएनडीपी। सस्टेनेबल फाइनेंस जो है यूएनडीपी के द्वारा सतत विकास एशिया और प्रशांत में अंतर को रिपोर्ट जो लॉन्च किया गया है, किसके, यूएनडीपी के द्वारा किया गया है। सस्टेनेबल फाइनेंस जो रिपोर्ट है वो यूएनडीपी के द्वारा लॉन्च किया गया है। ये क्या है, पहला कथन है, फर्स्ट स्टेटमेंट है आपको, स्टेटमेंट फर्स्ट। सेकेंड स्टेटमेंट है कि यूनेस्कैप वाज एस्टेब्लिश्ड बाय इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल इन 1947 as a United Nations Economic Commission for Asia and Far East, ECAFE, and that's renamed in 1974, that's a ESCAP। मतलब यूनेस्कैप की स्थापना की बात करें तो 1947 में एशिया और सुदूर पूर्व के लिए संयुक्त राष्ट्र आर्थिक आयोग ई कैफे के रूप में आर्थिक और सामाजिक परिषद द्वारा क्या किया गया था। 1974 में इसका नाम बदलकर क्या एस्कैप कर दिया गया। तीसरा कथन है यहाँ पे, इसका जो हेड क्वार्टर है वो कहाँ पे, बैंकॉक थाईलैंड में, बैंकॉक थाईलैंड। तो यहाँ पे 3 स्टेटमेंट दिए हैं, इसको आप बताना है कि आपके कितने स्टेटमेंट्स यहाँ पे कथन आपके सही हैं, बताइए आंसर क्या होगा। यहाँ पर आपके सिर्फ 2 स्टेटमेंट्स करेक्ट है। कौन कौन से कथन है जो करेक्ट है? तो यहाँ पर आपका सेकेंड और थर्ड करेक्ट है, फर्स्ट रॉन्ग। क्यों रॉन्ग है? क्योंकि जो सस्टेनेबल फाइनेंस जो रिपोर्ट है वो यूएनडीपी के द्वारा लॉन्च नहीं किया गया है।
जब यूएनडीपी के द्वारा लॉन्च नहीं किया गया तो फिर किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो जो रिपोर्ट है वो लॉन्च किया गया है यूनेस्कैप के द्वारा। यूनेस्कैप यूनेस्कैप के द्वारा। क्लियर है? चलिए यहाँ पे बात करें हम लोग यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया एंड पैसिफिक, दैट्स कॉल्ड एस्कैप या यूनेस्कैप। ये जो स्टेटमेंट आप देख रहे हैं कि सस्टेनेबल फाइनेंस ब्रिजिंग द गैप इन एशिया एंड पैसिफिक रिपोर्ट लॉन्च्ड बाय यूनेस्कैप। यूनेस्कैप ने सतत वित्त एशिया और प्रशांत क्षेत्र में अंतराल को कम करना शीर्षक से क्या रिपोर्ट जारी किया था। बात करें यहाँ पे यूनेस्कैप के बारे में तो फर्स्ट एस्टेब्लिश्ड बाय इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल 1947। ठीक है, 1947 में किया गया था यूनाइटेड, और उसका बाद रीनेमिंग कब किया गया? 1974 में एस्कैप के। हेडक्वार्टर की बात करें तो हेडक्वार्टर का थाईलैंड में है। इट इज वन ऑफ द 5 रीजनल कमीशंस ऑफ यूनाइटेड नेशन। ठीक है, यह संयुक्त राष्ट्र के 5 क्षेत्रीय आयोगों में से क्या है? एक है। क्लियर है? कार्य की बात करें तो इट सपोर्ट्स इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन रीजन बाय जनरेटिंग एक्शन ओरिएंटेड नॉलेज। क्या जनरेट करता है? एक्शन ओरिएंटेड नॉलेज एंड प्रोवाइड टेक्निकल असिस्टेंस। और क्या प्रोवाइड करता है? टेक्निकल असिस्टेंस प्रोवाइड करता है एंड कैपेसिटी बिल्डिंग सर्विसेज इन सपोर्ट ऑफ नेशनल डेवलपमेंट ऑब्जेक्टिव्स एंड रीजनल एग्रीमेंट। मतलब यूनेस्कैप इस क्षेत्र में क्या समावेशी और सतत विकास का क्या करता है? समर्थन करता है। मेंबर्स की बात करें तो इसमें क्या इंडिया सहित कितने 53 मेंबर्स हैं, इंक्लूडिंग इंडिया, और 9 एसोसिएट मेंबर्स। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। यूएन सिट्राल established in 1966 is a subsidiary body of the General Assembly of UN with a mandate for a further harmonization and unification of law of international trade. यूएन सिट्राल 1966 में स्थापित एक संयुक्त राष्ट्र की महासभा की एक सहायक संस्था है जिसे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कानून में और अधिक सामंजस्य और एकीकरण का क्या एक्सेस प्राप्त हुआ। अटल इनोवेशन मिशन एम, नीति आयोग और यूनाइटेड नेशन कैपिटल डेवलपमेंट फंड यूएनसीडीएफ रिलीज अ व्हाइट पेपर फॉर एग्री टेक इनोवेशन इन इंडिया। बात करें यहाँ पे कि अटल इनोवेशन मिशन, नीति आयोग और संयुक्त राष्ट्र पूंजी विकास कोष ने भारत में कृषि तकनीक नवाचार के लिए क्या श्वेत पत्र जारी किया है। तीसरा कथन है यहाँ पे इंडिया हैज ज्वाइंड यूनाइटेड नेशन जीसीआरजी। ठीक है, तो भारत ने संयुक्त राष्ट्र के जीसीआरसी को क्या ज्वाइन किया है, शामिल हुआ। तो 3 कथन दिए हुए हैं, आपको बताना है कि कितने यहाँ पे क्या कथन करेक्ट है। बताइए आंसर क्या होगा? आंसर है आपका क्या सी, ऑल 3 स्टेटमेंट्स आर क्या करेक्ट। तीनों के तीनों कथन यहाँ पे सही है। यूनाइटेड नेशन कमीशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड लॉ बात करें यहाँ पे तो इंडिया होस्टेड इनॉग्रल यूएन सेंट्रल साउथ एशिया कॉन्फ्रेंस। यूएन सेंट्रल एस्टेब्लिश्ड इन 1966 एज a subsidiary body of a General Assembly of UN with a mandate for further harmonization and unification of law of international trade। मतलब यूएन सेंट्रल की 1966 में स्थापना किया गया। यह क्या है? संयुक्त राष्ट्र की एक सहायक संस्था है जिसका गठन बेसिकली किया गया था अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से जुड़े कानूनों को और अधिक सामंजस्य स्थापन करने के लिए। ठीक है, बात करें यहाँ पे कि यूएन सेंट्रल इज नॉट पार्ट ऑफ डब्ल्यूटीओ का भाग हिस्सा नहीं है, विश्व व्यापार संगठन का हिस्सा नहीं है। ठीक है, सेकेंड यहाँ पे था स्टेटमेंट यहाँ कि यूएनसीडीएफ, अटल इनोवेशन मिशन, नीति आयोग और यूनाइटेड नेशन कैपिटल डेवलपमेंट यूएनसीडीएफ रिलीज क्या किया? व्हाइट पेपर फॉर एग्री टेक इनोवेशन इन इंडिया। ठीक है, श्वेत पत्र जारी किया। क्लियर है? बात करें यहाँ पे कि ग्लोबल क्राइसिस रिस्पांस ग्रुप जीसीआरजी इंडिया ने ज्वाइन किया है इसको। क्लियर है?
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। L69 is a pro-reform grouping that include developing countries from Africa, Latin America, and Caribbean, Asia and Pacific. L69 एक सुधार समर्थक समूह है जिसमें अफ्रीका, लैटिन अमेरिका और कैरेबियन, एशिया और प्रशांत क्षेत्र के विकासशील देशों को क्या शामिल किया गया है। ये पहला कथन। सेकंड स्टेटमेंट है यहाँ पे कि L69 grouping are countries were united by common desires to achieve comprehensive reform of UNSC and strengthen क्या multilateralism। L69 ग्रुपिंग देश वे हैं जहां जो यूएनएससी में व्यापक सुधार हासिल करने और बहुपक्ष को मजबूत करने की आम इच्छा से एकजुट हुए थे। तीसरा यहाँ पे, इंडिया इज नॉट लीडिंग कंट्री इन L69। भारत जो है L69 में अग्रणी देश नहीं है। ये 3 कथन दिए हुए, यहाँ आपको बताना है कि कितने कथन आपके करेक्ट है, सही है। बताइए आंसर क्या होगा। यहाँ आंसर आपका बी, मतलब 2 स्टेटमेंट्स आपके क्या है, करेक्ट। ठीक है, कौन कौन से 2 स्टेटमेंट्स आपके करेक्ट हैं। तो फर्स्ट और सेकंड दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, थर्ड रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है, क्योंकि यहाँ पे इंडिया क्या है, लीडिंग कंट्री है L69 पे, यहाँ पे नॉट लगा हुआ है, इसलिए क्या है, इनकरेक्ट, ये गलत। क्लियर है, चलो बाकी डिटेल्स देखते हैं। यहाँ से L69 ग्रुपिंग की बात करें यहाँ पर, तो L69 ग्रुप इज ए मीटिंग होस्टेड बाय इंडिया कॉल्ड फॉर रिफॉर्म ऑफ यूएनएससी। भारत द्वारा एक आयोजित एक बैठक में L69 समूह ने मतलब यूएनएससी में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार की क्या मांग किया था। L69 is a pro-reform grouping that includes developing countries from Africa, Latin America, and Caribbean, and Asia and the Pacific. L69 एक सुधार समर्थक समूह है जिसमें अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, कैरिबियन, एशिया और प्रशांत क्षेत्र के जो विकासशील देशों को इसमें क्या शामिल किया गया। ठीक है, इंडिया इसमें क्या लीडिंग कंट्री है, भारत एक नेतृत्वकर्ता देश है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें यहाँ पर, फिफ्थ क्वेश्चन है, बीमस्टेक। बीमस्टेक इज a regional organization established in June कब 1996 with the signing of a Bangkok Declaration। बीमस्टेक एक क्षेत्रीय संगठन है जिसकी स्थापना जून 1996 में बैंकॉक घोषणा पत्र के पर हस्ताक्षर करके हुआ था। ये पहला कथन है। सेकंड कथन है, म्यांमार ज्वाइंड इन दिसंबर 1997 एंड द ग्रुप आर नेम्ड क्या, बीमस्टेक। म्यांमार ने दिसंबर 1997 में शामिल हुआ था, जिसका नाम बदल करके बीमस्टेक। करंट मेंबर की बात करें, करंट मेंबर्स बीमस्टेक के कौन कौन है, बांग्लादेश, इंडिया, श्रीलंका, थाईलैंड, म्यांमार, नेपाल एंड इंडोनेशिया। तो बीमस्टेक के वर्तमान सदस्य कौन हो, बांग्लादेश, भारत, श्रीलंका, थाईलैंड, म्यांमार, नेपाल और इंडोनेशिया। तो ये 3 कथन आपके सामने दिए हुए हैं, आपको बताना है कि 3 कथनों में से सही कौन सा है। सही कथन कितने हैं बताइए। यहां पर आंसर आपका सिर्फ एक, फर्स्ट स्टेटमेंट आपका, मतलब एक ही कथन, तीनों में से सिर्फ एक कथन आपका सही है। वो कथन कौन सा है, कौन सा स्टेटमेंट है जो करेक्ट है, बताइए। यहां पर आपका जो फर्स्ट है वो रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है, क्योंकि यहाँ पे जो आप देख रहे हैं जून 96, यहाँ पे वो 1996 नहीं है, 1997 है, जून 1997। क्लियर है, ठीक। सेकंड की बात करें, सेकंड म्यांमार एक का जो स्टेटमेंट है करेक्ट है। थर्ड आपका रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है, क्योंकि करंट मेंबर्स की बात करें यहाँ पे, तो कौन कौन से देश शामिल है, बांग्लादेश शामिल है, इंडिया शामिल है, श्रीलंका शामिल है, थाईलैंड है, इसमें म्यांमार है, नेपाल है, लेकिन यहाँ पे इंडोनेशिया नहीं है। ठीक है, इंडोनेशिया की जगह पे कौन सा कंट्री है यहाँ पे, तो इंडोनेशिया की जगह पे यहाँ पे भूटान। क्या नाम है, भूटान। क्लियर है, चलो फ्रेंड्स, आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिस्टेक की बात करें यहाँ पर,
India has participated in the first ever foreign minister meeting of Bay of Bengal Initiative for a multi-sectoral technical and economic cooperation BIMSTEC in Bangkok, Thailand. न्यूज में क्यों था? क्योंकि बिम्स्टेक के विदेश मंत्रियों की पहली जो बैठक कहाँ पे? थाईलैंड, बैंकॉक में संपन्न हुई थी और भारत इसमें क्या हुआ था? शामिल हुआ था। बिम्स्टेक की बात करें यहाँ पे, तो बिम्स्टेक इज ए रीजनल ऑर्गेनाइजेशन दैट एस्टैब्लिश्ड इन जून 1997 विद द साइनिंग ऑफ बैंकॉक डिक्लेरेशन। बिम्स्टेक एक क्षेत्रीय संगठन जिसकी स्थापना 1997 में बैंकॉक घोषणा पत्र पर क्या हस्ताक्षर के द्वारा किया गया था। क्लियर है? इनिशियली इसका नाम क्या था? बिमस्टेक था विद द 4 कंट्रीज बांग्लादेश, इंडिया, श्रीलंका एंड थाईलैंड। म्यांमार ने कब ज्वाइन किया था? दिसंबर 1987 में, तो उसका नाम क्या हो गया? बिमस्टेक हो गया। और इसका सेक्रेटरिएट कहाँ पे है? सेक्रेटरिएट ढाका, बांग्लादेश में। ठीक है। मेंबर्स की बात करें तो इसके 7 मेंबर्स हैं, जैसे बांग्लादेश हो गया, इंडिया हो गया, श्रीलंका हो गया, थाईलैंड हो गया, म्यांमार हो गया, नेपाल और भूटान। ठीक है, दोनों ने कब? 2004 में ज्वाइन किया। ठीक है, तो यहाँ पे यदि बात करें तो आप मैप में देख सकते हैं बांग्लादेश हो गया, फिर इंडिया हो गया, फिर कौन सा देश? श्रीलंका हो गया यहाँ पे, फिर थाईलैंड और म्यांमार, नेपाल और भूटान। ठीक है, तो ये सार्क सॉरी बिमस्टेक कंट्रीज। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें यहाँ पे, ब्रिक्स से रिलेटेड है। ब्रिक countries started their dialogue in 2005 with the induction of South Africa in